हाय एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस पॉइंट को डिस्कस करने लगे हैं वो है पैट्रियट इनटू क्रिएटर। पैट्रियट होता है जो अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए हर एक तरह की कुर्बानी देने के लिए भी वो तैयार होता है, जबकि क्रिएटर उसका बिल्कुल एंटोनिम है। ये नज़म मुझे बहुत हार्ट टचिंग लगती है क्योंकि ये नज़म जब मैंने पढ़ी तो मुझे जो याद आई वो मुअम्मर कज़ाफ़ी की थी। मुअम्मर कज़ाफ़ी लीबिया के एक ग्रेट इस्लामी लीडर हैं जिन्होंने लीबिया के लिए क्या कुछ नहीं किया, लीबिया को इतना खुशहाल कर दिया, इतना खुशहाल कर दिया कि वो जो है घर बैठे एक तलीम याफ्ता इंसान अगर उसके पास मुलाजमत नहीं है तो उसको उसकी एजुकेशन के मुताबिक सैलरी दी जाती थी। उनको जो है हर तरह की सहूलतें मैसर थीं। अगर उनके पास जो है वो उन्होंने गाड़ी लेनी है तो 50% इन्वेस्टमेंट जो है उसमें वो हुकूमत की तरफ से होती थी। उनको बिजली, गैस, इन सब का बिल भी अदा नहीं करना पड़ता था, यानी इतनी खुशहाली। लेकिन फिर भी उनके लोगों ने क्या किया, उनके लोगों ने जो है उनको कत्ल कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहे थे। इस वक्त जो तरक्की याफ्ता ममालिक है ना, उनसे भी ज़्यादा वो तरक्की याफ्ता थे, ये अंदाज़ा लगा लें आप। लेकिन अमेरिका को और दूसरी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को ये रास नहीं आया और उन्होंने जो है वो साजिशें की, इतनी साजिशें की कि उनके अपने लोगों में से बागी उठ खड़े हुए और उन बागियों ने जो है वो इतनी बेरहमी से उनको घसीट के सड़कों पर जो है वो कत्ल किया, उनको गोली मारी और उनकी लाश जो है वो गटर में से मिली। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं उस शख्स की कैफियत का, उस शख्स के इमोशंस का, कि जिसने अपने मुल्क के लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसके अपने ही लोगों ने उसका ये हाल किया। फिर एक और एग्ज़ाम्पल हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनको भी जो है बागियों ने, वो भी पैट्रियट थे और उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था अपने लोगों के लिए, लेकिन अपने ही लोगों ने जो है उनको बगावत जो है वो हुई, साजिशें की गई उनके ख़िलाफ़ भी। वो जो उन्होंने काफ़िरों ने साजिशें की जिसकी वजह से बगावत हुई और बागियों ने जो है उनको इतनी बेरहमी से शहीद कर दिया। तारीख़ में ऐसे कई वाक़यात मिल जाते हैं कि जब दुश्मन कुछ और ना कर सके तो उन्होंने क्या किया कि उनके अंदर ही घुसकर बगावत पैदा कर दी और उनके अपने ही लोगों को जो है उकसाकर उनके बिलवड लीडर को जो है वो शहीद कर दिया। अगर आप सुल्तान अब्दुल हमीद वाला ड्रामा देखें, मेरा फेवरेट ड्रामा है वो, तो उसमें भी यही सीन है कि वो जब कुछ नहीं कर सकते, बाहर से वो हमलावर नहीं हो सकते, तो वो क्या करते हैं कि अंदर घुसते हैं, लोगों में शामिल होते हैं, उनको उकसाते हैं और बगावत पैदा करते हैं। बागी जो हैं वो सर उठाते हैं और वो सुल्तान के ख़िलाफ़ जो हैं वो उठ खड़े होते हैं। ये नज़म पढ़ने के बाद आप उन इमोशंस को फ़ील कर सकेंगे, उसको फ़ील कर सकेंगे कि किस तरह से जो है वो एक पैट्रियट जिसको अब क्रिएटर बना दिया गया है वो कैसा फ़ील करता है, उसके इमोशंस कैसे हैं। ये नज़म जो है ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है और रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो जाने ही ड्रामेटिक मोनोलॉग की वजह से हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग होते हैं कि एक शख्स है, वो एक शख्स को इमेजिन करता है और अपनी जो है वो दास्तान उसको बताता है, अपने उसके जो दिलो दिमाग में उसके जो चल रहा होता है ना, जो कशमकश चल रही होती है, जो ख्यालात चल रहे होते हैं, वो जो है वो खुद बताता है। तो यहाँ पर जो है एक पैट्रियट जिसको अब क्रिएटर कह दिया गया है, वो अपनी जो है कहानी बयान कर रहा है, अपने इमोशंस बयान कर रहा है कि 1 साल पहले उसके साथ क्या हालात थे और अब उसके साथ जो है वो कैसा सलूक किया जा रहा है। हम पोइम को डिस्कस करते हैं। पहला स्टैंज़ा जो है इसमें, इट वॉज रोज़ीज़ रोज़ीज़ ऑल द वे। मतलब अब वो अपने उस दौर को मेमोराइज़ कर रहा है जब वो पैट्रियट था, जब लोग उसको पैट्रियट समझते थे, जब उससे मोहब्बत करते थे। वो कहता है कि हर तरफ फूल ही फूल होते थे। इट वाज रोज़ीज़ रोज़ीज़ ऑल द वे, उसके सारे रास्ते पर जो है फूल बिखरे होते थे। विद मार्टल मिक्सड इन माई पाथ, उसके रास्ते में जो फूल बिखरे होते थे उसमें एक खुशबूदार झाड़ी भी होती थी जिस पर सफ़ेद फूल लगे होते थे। यानी ये जो मार्टल है ये एक सफ़ेद खुशबूदार फूलों वाली झाड़ी है, उसको कहते हैं। लाइक मैड, पागलाना अंदाज में, इन अ ल्यूनेटिक मैनर, इन अ वाइल्ड मैनर। फिर वो कहते हैं द हाउस रूफ्स, घरों की जो छतें हैं, सीम टू हीव एंड स्वे, झूलती हुई महसूस होती थी। यानी उसके रास्ते को फूलों से भरा हुआ है
और इर्द गिर्द जो हैं वो घरों की छतों पर लोग चढ़े हुए हैं उसका दीदार करने के लिए, अपने जो मुल्क का बिलवड लीडर है उसको देखने के लिए। द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड, और चर्च के जो मीनार हैं, मखरूती मीनार, वो दहक रहे हैं, चमक रहे हैं। सच फ्लैग्स दे हैड, उन झंडों से जो वहाँ पर लगे हुए हैं, यानी हर तरफ जो है वो झंडे लगाए गए हैं उसकी आमद पर, फूल बिखेरे गए हैं। खुद अवाम जो है वो छतों के ऊपर चढ़ी हुई है उसको देखने के लिए। अब वो कहता है आ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे, इसी दिन साल पहले, यानी इसी दिन साल पहले के ये हालात हैं कि ये सब कुछ होता था। उसके बाद वो सेकंड स्टैंजा में कहता है द एयर ब्रॉक इनटू अ मिस्ट विद बेल्स, यानी जो घंटियां हैं वो बजाई जाती थी और उनके बजने से जो हवा है वो धुंध में बिखरती थी। द ओल्ड वॉल्स रॉक्ड विद द क्राउड एंड क्राइज, और जो पुरानी दीवारें हैं वो हजूम की वजह से हिलती हुई महसूस होती थी। यानी वो ये बताना चाह रहा है कि लोग कितने ज़्यादा थे, कितना ज़्यादा हजूम था, और वो नारे लगा रहे थे और उस नारों की वजह से जो हवा है वो धुंध में बिखर रही थी, घंटियां बज रही थी, यानी क्या कुछ नहीं किया जा रहा था। हैड आई सैट गॉट गुड फॉक मेयर नॉइस रैपल्स, फिर वो कहता है कि अच्छे लोगों, मेयर नॉइस रैपल्स, कि सिर्फ तुम्हारा शोर मचाना जो है वो मुझे बेजार करता है, यानी तुम्हारे ये नारे जो हैं ये मेरे किसी काम के नहीं हैं। बट गिव मी योर सन, लेकिन मुझे सूरज ला कर दो। फ्रॉम यंडर स्काइज, दूर दराज, यंडर होता है दूर दराज, यानी सिर्फ ये नहीं है कि खाली बातें किए जाओ कि मैं तुमसे जो है वो मोहब्बत करता हूँ ये वो, बल्कि कुछ करो, कुछ साबित करो। इसको साबित करने के लिए कुछ ऐसा करो कि मैं हैरान रह जाऊँ और मुझे यकीन हो जाए कि तुम वाकई जो तुम लोग हो मुझसे मोहब्बत करते हो। दे हैड आंसर्ड, तो फिर वो क्या कहते, फिर वो जवाब देते एंड आफ्टर वर्ड व्हाट एल्स, इसके बाद और हुक्म, यानी और हुक्म मेरे आका, यानी वो ये जवाब देते कि वो कहता है कि ये लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे कि अगर मैं इनसे कह देता कि जाओ जाके मेरे लिए सूरज ले आओ, तो ये सूरज तो लाते ही लाते, साथ ये भी कहते कि और हुक्म, अब इसके बाद और क्या, अब हम और क्या करें। उसके बाद थर्ड स्टेंजा में ये कहता है अलग। अब देखें कि इसने पहले जो दो स्टेंजा हैं उसमें अपने पैट्रियोट होने का बताया है, अपने उस दौर को बताया है जब लोग उससे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत उसको जो है उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते थे। लेकिन अब ये थर्ड स्टेंजा जो है ये अलग वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, यानी अब अफसोस कर रहा है वो, यानी यहाँ से वो अपने ट्रिएटर होने का बताएगा। अलग अफसोस, इट वॉज आई, ये मैं था, हु लीप्ड एट द सन, जिसने सूरज पर छलांग लगा दी, टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स, अपने प्यारे दोस्तों के लिए, टू कीप के देने के लिए। यानी कहता है कि लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने उन्हें नहीं कहा कि जाओ जाओ मेरे लिए जाके सूरज लेकर आओ, बल्कि मैंने खुद सूरज पर छलांग लगाई, खुद सूरज लेने के लिए मैं गया। यानी यहाँ पर उसके कहने का मकसद ये है कि ये मैं था कि जिसने अपने लोगों को फैसिलिटीज़ देने के लिए वो कारनामे करने का सोचा कि जो नामुमकिन थे, यानी नामुमकिन काम करने के लिए भी मैं तैयार था कि मैं अपने लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दे सकूं। नॉट मैन खुड डू, कोई आदमी नहीं कर सकता था। हैव आई लेफ्ट अनडन, अगर मैं उन्हें बगैर किए छोड़ देता, यानी मैंने वो काम करने की ठानी, वो काम करने चाहे कि अगर मैं उनको बगैर किए छोड़ देता तो कोई दूसरा आदमी उन कामों को नहीं कर सकता था। एंड यू सी माई हार्वेस्ट, और अब तुम मेरी फसल देखो। व्हाट आई रीव, मैं क्या काट रहा हूँ। यानी अब वो अपनी खस्ता हाली पर अपनी जो मिजरीज है उनको बयान कर रहा है कि मैं ही था कि जिसने नामुमकिन काम करने के लिए भी सोचा था, जिसने अपने मुल्क के लिए इतना कुछ किया था, और तुम देखो कि मैं क्या काट रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि जो इंसान बोता है वही काटता है, लेकिन उसने बोया तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट निकला है वो बिल्कुल ख़राब निकला है। तो वह कहता है कि देखो मेरी फसल, मैं क्या काट रहा हूँ। दिस वेरी डे, इस दिन, नाउ अ ईयर इज़ रन, अब साल गुजरने के बाद, यानी एक साल पहले के हालात अगर देखें तो इतने खुशहाल, इतना प्यार करने वाले लोग, फूल ही फूल बिछा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, घंटियां बजा रहे हैं,
लेकिन अब वो जो है वो कहता है कि अब इसी दिन देख लो कि मेरे साथ क्या सलूक किया जा रहा है। अब वो बयान करेगा, अब आगे वो बयान करेगा कि अब कैसे हालात हैं। स्टेंजा नंबर 4 में वो कहता है देयर इज़ नो बॉडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, यानी अब वो उस प्रेजेंट कंडीशन को बयान कर रहा है कि अब घरों की छतों पर कोई भी नहीं है। देयर इज़ नो बॉडी, यानी वो छतें जो लोगों के हजूम की वजह से हिलती हुई महसूस होती थी, अब वहाँ पर कोई भी नहीं है। जस्ट अ पैल्सिड फ्यू एट द विंडोज सेट, यानी अब वहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो पहले हुआ करता था। सिर्फ कुछ जो हैं वो मज़दूर से लोग हैं, मज़दूर पीपल हैं, पैरालाइज पीपल हैं जो खिड़कियों से झांक रहे हैं। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज़ ऑल अलो एट द शैम्बर्स गेट, और बाकी सब के लिए बेहतरीन नज़ारा कौन सा है, वो है शैम्बर्स गेट, ज़िबा खाना का बड़ा दरवाज़ा। यानी वो जो जितने भी सही सलामत हैं जो मज़दूर नहीं हैं उनके लिए जो बेहतरीन नज़ारा है वो तो ज़िबा खाने का दरवाज़ा है, वहाँ पर वो पहुँचे हुए हैं। ये मज़दूर लोग जो नहीं जा सके अपनी मजदूरी की वजह से, सिर्फ वो खिड़कियों से उसको देख रहे हैं। बेटर येट, या इससे भी बेहतर, बाय द वेरी स्कैफोल्ड फुट, यानी अब तख्तेदार का दामन, यानी या तो उनके लिए बेहतरीन नज़ारा शैम्बर्स गेट है, यानी वो दरवाजे के पास होंगे, या उनके लिए उससे भी बेहतर नज़ारा जो है वो तख्तेदार वो जगह है जहाँ पर उसको फांसी दी जानी है। आई ट्रो, मेरा ख्याल है, आई थिंक। अब उसने जो है मज़ीद वो अपनी इस खस्ता हाली को, मिजरीज़ को बयान करता है। वो कहता है कि आई गो इन द रेन, मुझे जो है बारिश में ले जाया गया। एंड मोर देन नीड्स आर कट्स बोथ माई रिस्ट बिहाइंड, और जो मेरी रस्सी बांधी गई है उसकी कलाइयों पर वो ज़रूर से ज़्यादा उसको काट रही है, यानी उसके दोनों हाथ जो हैं पीछे बांधे गए हैं रस्सी के साथ और वो उसको काट रहे हैं, यानी उसके हाथों पर चुभ रही है वो रस्सी। एंड आई थिंक, और मेरा ख्याल है, बाय द फील, मुझे महसूस होता है, माई फोरहेड ब्लीड्स, कि मेरा जो माथा है उससे खून निकल रहा है। और वो खून क्यों निकल रहा है? फॉर द फ्लिंग, फ्लिंग होता है ज़ोर से जो है शिद्दत से कुछ फेंकना। फॉर द फ्लिंग, क्योंकि वो पत्थर फेंक रहे हैं, यानी उसको ये महसूस हो रहा है कि उसका जो फोर हेड है उससे खून निकल रहा है। और वो खून क्यों निकल रहा है? क्योंकि लोग अब उसको शिद्दत से पत्थर मार रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं उस सिचुएशन का कि उस आदमी पर, उस पैट्रियोट के जहन की कैफियत पर थोड़ा सा गौर करें कि उस पर क्या गुजर रही होगी, कि वो लोग जो उसकी मोहब्बत में नारे लगाते थे, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे, अब वही लोग जो हैं उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। Whoever has a mind, जिसको पसंद है, जिसका दिल चाहता है, stones at me, मुझ पर पत्थर फेंकता है, for my years misdeeds, मेरे साल के गलत कामों की वजह से, यानी उनको जो लगता है कि उसने गलत काम किए हैं उसकी वजह से जिसका जो दिल चाहता है वो इतनी शिद्दत से उसके ऊपर पत्थर फेंक रहा है। और सच पूछें, एक पैट्रियोट की मौत वहीं पर हो जाती है, उसको फांसी पर लटकाने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती कि उसने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया, लेकिन उसका सिला उसके लोग क्या दे रहे हैं कि उसके लोग उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। अब ये उसने 2 स्टेंजा में जो है अपने उस दौर को बयान किया है जब लोग उसको एज अ पैट्रियोट ट्रीट करते थे, और इन 2 स्टेंजा में उसने वो अपनी कैफियत को बयान की है, प्रेजेंट कंडीशन को बयान किया है कि जब उसको एज अ ट्रीट किया जा रहा है। अब इस नज़म का जो है वो आखिरी स्टेंजा देख लेते हैं। आखिरी में कहता है धस आई एंटर्ड एंड धस आई गो, इस तरह से मैं सियासत में दाखिल हुआ और इस तरह से जो है मैं जा रहा हूँ। इन ड्रीम्स पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड, लोगों ने मुझ पर संगबारी करके मुझको जो है वो मार दिया है। पेड बाय द वर्ल्ड वर डोज टू मी गॉड माइट क्वेश्चन नाउ इंस्टेड दिस गॉड शैल रिप्लाई आई एम सेफर सो, यानी वो कहते हैं कि लोगों ने तो उसको पनिशमेंट दे दी है उसके बुरे कामों के लिए, हालांकि वो बुरे काम नहीं है, वो सिर्फ लोगों ने सोचा हुआ है। कहता है कि चलो उनको जो बुरे लगे उन्होंने मुझको सज़ा दे दी, लेकिन अब जब मैं अल्लाह के पास जाऊँगा तो वो क्या, मेरा गॉड क्या कहेगा? वो कहेगा कि तुम्हें लोगों ने सज़ा दे दी है, तुम्हें पनिशमेंट मिल चुकी है, इसलिए अब तुम्हारे पास तुम्हारे लिए कोई सज़ा नहीं है।
अब सिर्फ तुम्हें अच्छे कामों का सिला दिया जाएगा। और इस तरह कहते हैं कि शायद जो नेक्स्ट मेरी लाइफ है उसमें मैं सेफ़र हूँ, मैं महफूज हूँ, यानी वहाँ पर मुझे अब कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी और वो मेरे लिए ज़्यादा सेफ़ जगह है। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्टिमिज़म को शो करता है, बल्कि उसने ये नहीं कहा कि मैंने तो इतने अच्छे काम किए हैं और ये मुझे कैसा सिला मिल रहा है, यानी शिकायतें नहीं की, गिले नहीं किए, बल्कि उसने ऑप्टिमिज़म को यहाँ पे शो किया है। ऑप्टिमिस्ट बने कि चलो लोगों ने तो मुझे मेरे अच्छे कामों का सिला नहीं दिया और लोग आपको आपके अच्छे कामों का सिला दे भी नहीं सकते। तो वह कहता है कि चलो लोगों ने तो नहीं दिया, लेकिन मेरा जो गॉड है वो मुझे मेरे अच्छे कामों का जो है वो सिला देगा। और वो जो आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी है, जो हमेशा रहने वाली है, उसमें जो है वो मैं महफूज रहूँगा, मुझे कोई पनिशमेंट वहाँ पर नहीं मिलेगी। अब हम इसका स्टाइल और लैंग्वेज वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पोएम है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो पैट्रियट है वो ख़ुद अपने जज्बात जो है वो बयान कर रहा है कि साल पहले उसके साथ क्या हालात थे और अब उसके साथ जो है वो क्या हालात हैं, उसके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। दूसरा, ये नज़म जो है ये आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। आइएम्बिक मतलब 2 सेलिबल होते हैं, जिनमें से एक जो है वो अनस्ट्रेस्ड होता है। अनस्ट्रेस्ड मतलब जिसको इतना ज़ोर देकर नहीं पढ़ा जाता, वो थोड़ा शॉर्ट होता है। और दूसरा जो है वो स्ट्रेस्ड होता है, जिसको थोड़ा सा ज़ोर देकर पढ़ा जाता है और वो थोड़ा लॉन्ग होता है। और जब ये आइएम्बिक यानी कि 2 सेलिबल, ठीक है, 2 सेलिबल एक आइएम्बिक, जब ये 5 बन जाते हैं यानी आइएम्बिक के 5 जोड़े, ठीक है, आइएम्बिक के 5 जोड़ों को हम कहेंगे आइएम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। उसके बाद जो है कभी कभार इसमें जैसे आइएम्बिक के 2 सेलिबल होते हैं ना, तो इस पर में एक कई जगह पर एक सेलिबल मिस है, लास्ट वाला। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए, मतलब कि जो 3 लाइंस हैं, पहली, तीसरी और 5वीं, वो राइम करती हैं। और इसकी जो दूसरी और चौथी लाइन है वो आपस में राइम करती है। जैसे इसके फर्स्ट स्टैंजा में अगर देखें, वे, सवे, डे, ये तीनों राइम कर रहे हैं। और उसके बाद मैड, हैड, ये दोनों राइम कर रहे हैं। इस तरह इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो बन जाती है ए बी ए, जो कि इसके म्यूज़िकल इफ़ेक्ट को इन्हेंस करती है। इसमें भी कई वर्ड्स मोनोसिलेबल इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा इसकी जो तमाम लाइंस हैं वो एंड स्टॉप्ड हैं, यानी कि यहाँ पे एंजम्पमेंट नहीं है। एंजम्पमेंट होती है कि जब एक बात जो है बगैर ख़त्म हुए दूसरी लाइन में जंप कर जाती है, तो उसको एंजम्पमेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, हर एक लाइन जो है वो एंड हो रही है। होप सो कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।